कंसंट्रेट होगा आपका, उसको आपने लिया। मान लीजिए आपने ले लिया कोई नॉवेल है, एक्स नॉवेलिस्ट उपन्यासकार है एक्स, ठीक, तो आप उसके उपन्यासों में देखेंगे कि फीमेल कैरेक्टर्स के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। आप जब उसमें फीमेल कैरेक्टर्स के साथ में व्यवहार को देखेंगे तो जिन लोगों का रिजल्ट ये है कि भाई घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होती है, जिनका हाइपोथेसिस ये है, और उनमें उन फीमेल कैरेक्टर्स के साथ में कहीं पे वायलेंस हुआ है, तो आप लिखेंगे कि घरेलू हिंसा होती है, मतलब आपकी हाइपोथेसिस सही थी। अगर उनमें से किसी के साथ भी, किसी भी कैरेक्टर के साथ में उसने घरेलू हिंसा नहीं दिखाई है, सोशल वायलेंस भले ही दिखाया हो लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस नहीं दिखाया है, तो ये ध्यान रखिए फिर आपकी हाइपोथेसिस इसका मतलब गलत थी। आप रिजल्ट में लिखेंगे कि फलाने के उपन्यासों में घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ नहीं पाई गई है या नहीं देखी गई है। क्या बात हो रही? तो हाइपोथेसिस आपको कोई ना कोई एक मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, वो जरूरी है। कई बार लिटरेचर में बस बैठ जाइए, लिटरेचर में सिर्फ इतना स्कोप आपके साथ जरूर रहता है कि बहुत सारी जगहों पर संभव है कि आपको ये मेंशन ना करना पड़े। आप जो समस्या कथन करते हैं, जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसमें ही आ जाए वो पार्ट। लेकिन ये ध्यान रखिए, लिटरेचर में हम लोग ये गड़बड़ करते हैं। जब भी किसी आप एक अच्छे जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराएंगे, देखिए अभी तो सिर्फ रिसर्च पेपर की मजबूरी हुई है, ठीक है ना, थोड़े दिनों में आप ये मान कर चलिए फिर स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर भी देखा जाने लगेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो यूजीसी ने जो नॉर्म्स दिए हुए हैं उसमें उसने स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर नहीं दिया है, आने वाले समय में दे सकते हैं। तो पता चला कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं आप उसको रिसर्च पेपर में काउंट कराए दे रहे हैं, वो नहीं होगा। आने वाले समय में ये संभव है कि यूजीसी कहे जो रिसर्च पेपर के फॉर्मेट पर होगा मैं उसको ही रिसर्च पेपर में काउंट करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर जो है वो आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आप बताइए कि आपका जो है वो रिव्यू लिटरेचर या समीक्षा साहित्य जिसको कहा जाता है, वो इसमें आप ये बताएंगे कि अभी तक हमारे टॉपिक पर क्या क्या काम हुआ है, हमारी हाइपोथेसिस से मिलता जुलता काम हुआ है या उसके आसपास काम हुआ है। जो रिव्यू लिटरेचर है उसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है कि आप जो है बहुत अच्छे से ये समझ सकें कि जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें रिसर्च की संभावनाएं अभी हैं। अब पता चला कि आप जो है वो मुंशी प्रेमचंद का किसान संघर्ष पर रिसर्च करने जा रहे हैं और उसमें पहले 600 किताबें हैं, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? तो ये है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको रिव्यू लिटरेचर देखना पड़ेगा, कि आप अपना लिटरेचर देखेंगे कि क्या क्या ऐसा विषय है जिस पर मुंशी प्रेमचंद के काम नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे आपने पूरा रिव्यू लिटरेचर पढ़ा और उस पूरे रिव्यू लिटरेचर को पढ़ने के बाद आपको ये लगा कि मुंशी प्रेमचंद के 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिस पर काम नहीं हुआ है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने फैमिली वेलफेयर पे कब सोचा, जब कोई फैमिली वेलफेयर के बारे में जानता भी नहीं था या सोचता भी नहीं था, जब लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण वाला, किसी को नहीं पता, और पता भी था तो लोग इस पर विचार नहीं करते थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते थे। तो जब नहीं समझते थे तो आप जो है जब आपने रिव्यू लिटरेचर देखा तो आपने फिर ये देखा कि मुंशी प्रेमचंद तो परिवार कल्याण पे भी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो जैनेन्द्र को एक पत्र लिखते हैं, मेरा ख्याल है 1932 या 31 के आसपास लिखते हैं कि देखो मैं 2 पुत्रों तक ही बधाई दूंगा, इसके आगे बधाई देने में संकोच करूंगा। मतलब ये है कि अगर 2 संतानें हैं
पुत्र भी नहीं लिखते। आप देखिए जो बड़े साहित्यकार होते हैं उनके दिमाग में बिल्कुल कितना स्पष्ट होता है। मुंशी प्रेमचंद पुत्र नहीं लिखते, कहते हैं मैं 2 संतानों तक बधाई दूंगा। मैंने अपने शब्द को ठीक किया इसीलिए, ठीक है। तो आप देखिए किस उनका इमेज क्या है, विजन कितना जबरदस्त है। सामान्य रूप से हम लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, अरे मैं 2 पुत्रों तक बधाई दूंगा। वो पुत्र भी नहीं लिखते, वो संतान शब्द का लिखते हैं, मुझसे गलती हुई तो उसको करेक्ट कर रहा हूं। तो वो 2 पुत्रों की बात करते हैं। कब? हम 2 हमारे 2, जब ये स्लोगन भी नहीं आया होगा तब ये बात है। तो आपको लगेगा कि नहीं यार इस वाले एस्पेक्ट पे हम रिसर्च कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने जैनेंद्र को जब ये पत्र लिखा और ये उन्होंने लिखा कि मैं जो है 2 संतानों तक ही बधाई दूंगा, तो क्या मुंशी प्रेमचंद अपने नॉवेल्स में या अपनी स्टोरी में इस कैरेक्टरिस्टिक को अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या उनके कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके 2 ही पुत्र हो या 2 पुत्री हो या 1 पुत्र हो 1 पुत्री हो या 2 संतानें हों? कितने कैरेक्टर्स उन्होंने ऐसा फॉलो किया है कि उनके 2 ही संतानें दिखती? अगर मुंशी प्रेमचंद ने अधिकांश अपने कैरेक्टर्स में इस तरह का दिखाया है या अपने कैरेक्टर्स को इस तरह से डेवलप किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। ध्यान रखिए, इस पे बहुत बढ़िया रिसर्च पेपर बन सकता है कि भाई मुंशी प्रेमचंद जो है वो जैनेंद्र को हम क्या करेंगे। हम समस्या का नहीं यहाँ से शुरू करेंगे, हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो आज से शुरू होगा कि भाई आज जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून और ये और वो तमाम बातें हो रही है ना। जनसंख्या आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो आपका इंट्रोडक्शन यहाँ शुरू हुआ, फिर आप धीरे धीरे आपने कहा कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े उपन्यासकार हुए मुंशी प्रेमचंद, अंग्रेजी के जो हुए हैं वो आप उनको ले लीजिए, ठीक। फिर आप कहिए कि जो है मुंशी प्रेमचंद वाले में तो आप इसको भी डेवलप कर सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने जैनेंद्र को पत्र लिखा तो ये लिखा उन्होंने, तो हम ये देख सकते हैं कि उनके कैरेक्टर्स जो है वो किस तरह से। तब आपकी हाइपोथेसिस क्या बनी कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में परिवार कल्याण या जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को या चरित्र पात्रों के चित्रण में जनसंख्या नियंत्रण को महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है। अब आप उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप देखना शुरू करिए कि किस कैरेक्टर के 2 हैं। क्या ज्यादातर जहां पर कहानी की डिमांड है कि नहीं 4 या 6 या 8 पुत्र दिखाने हैं, उनको छोड़ करके बाकी जहां पर राइटर की विल पर है कि वो कितने पुत्र दिखाए या कितनी पुत्री दिखाए या कितनी संतान दिखाए, तो राइटर ने क्या कहा, तब वो क्या बोल रहा है, वो आपकी रिसर्च का क्राइटेरिया हो सकता है। फिर दूसरा हो सकता है कि वो जो डायलॉग्स उसने बनाए हैं, जो डायलॉग्स लिखे हैं, क्या उन डायलॉग्स में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कोई बात कही है। उनके आर्टिकल्स भी इसकी रिसर्च का विषय हो सकते हैं, उनके पत्र भी इसकी रिसर्च का विषय हो सकते हैं। आप संपूर्ण प्रेमचंद साहित्य भी ले सकते हैं, आप उसकी एक विधा या एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर भी ले सकते हैं, कोई भी नहीं। ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि तीसरा पॉइंट है आपका। फिर आप शोध प्रविधि अपनी बताएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, या आप क्या करते हैं इसी में। फिर आप बताएंगे सीमांकन, फिर आप अपना परिसीमन करिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, 403 ही है ना जी, 402 तो नहीं, 403 है पक्का। तो इस बार कौन किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बना रहे हैं स्कॉलर बताइए। अच्छा देखिए, सब इतना शांत है कि जैसे पॉलिटिकली एकदम न्यूट्रल है, कुछ नहीं करना।
कुछ भी नहीं आती किसी सरकार बनाने। अरे भैया, ये युवा वर्ग जो है ना, सरकार बनाता और बिगाड़ता यही है। तो अपनी ताकत पहचानिए। और मेरा इस पर कोई वक्तव्य नहीं है, ना कोई मत है कि आप किसकी सरकार बनाइए, लेकिन इस पर जरूर है कि आप सरकार जरूर बनाइए। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? मतदान करिए। 60 या 70% की सरकार मत बनाइए, 100% की सरकार। ठीक है? ये तो बीच में आ गया है, मुझे लगा थोड़ा प्रवचन दे दें, राष्ट्र प्रेम जगा दे थोड़ा सा बीच में है। तो अच्छा, राष्ट्र प्रेम कहते हैं तो ये मुस्कुराए कहते राष्ट्र प्रेम, मतलब अगर राष्ट्र शब्द जैसे पेटेंट करा लिया है किसी ने कि अगर राष्ट्र प्रेम बोल दिया तो फिर मतलब ये वहीं जोड़ेंगे का मामला वहीं से है। तब आप यहाँ पे अपना जो है एक लिमिटेशन करेंगे। मैं जानबूझकर तो इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैंने हल्की सी बात की थी, फिर आप कदम लिख कर लाइएगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। अब आप उसका सीमांकन कर लीजिए। सीमांकन कैसे? आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक अकेली कोई सिंगल लिटरेरी फॉर्म ले सकते हैं, कोई भी भैया मुंशी प्रेमचंद के सिर्फ पत्र साहित्य में ही हम ये चीज देखेंगे, या हम उसके आलेख में ही ये चीज देखेंगे, आर्टिकल्स में ही देखेंगे, या किसी भी एक्सवाइजेड राइटर का कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले लिया या कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ले लिया, उस पे ही हम बात करेंगे। ये डिफाइन होना रिसर्च के लिए मस्ट है। मैंने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर्स लिए हैं आपके, मैंने आपसे कहा है कि सबसे ज्यादा जोर इस पर दीजिएगा, नहीं तो आखिरी में जब आप अपनी थीसिस लिखने जाएंगे तो सिवाय परेशान होने के कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समेट नहीं पाएंगे विषय को, और अगर समेट नहीं पाएंगे तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगी। आपको क्या लगेगा ना, रिसर्च करने के बाद भी, अरे यार मतलब पूरा करना है, किसी तरह से पूरा कर डालो, खत्म करो बस, ये वाला भाव आने लगेगा। और जब ये वाला भाव आने लगेगा तो फिर आपका रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं। ठीक, अब सीमांकन के बाद अब आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ये वाला जो आपका पार्ट है, यहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे कि क्या है, पूरी बातें बताएंगे कि ये हमने चीजें देखी हैं, सिर्फ आप देंगे सारी चीजें, फिर आप आखिरी में निष्कर्ष कि भाई मैंने इतने ये 10, 12, 15 जितने भी आपने दिए, 1, 2, 3 से लेकर के 14, 15, 20 तक जितने भी हैं, क्योंकि लिटरेचर में तो हमारे प्रमाण क्या होते हैं, कोई डायलॉग, कुछ उसने लिखा हो, उसमें कुछ बोला हो, फिर हमारी लिटरेचर की रिसर्च किस टाइप की रिसर्च है उस पर डिपेंड करेगा। तो आप उनको प्रमाणों को यहाँ दीजिए कि भैया देखो ऐसा है कि ये बातें कही हैं। ठीक, ये जब दे दिया तब आपका निष्कर्ष निकल करके आएगा कि भैया मुंशी प्रेमचंद जो है वो बात करते हैं परिवार कल्याण की या नहीं करते हैं, या सिर्फ जयनेंद्र को पत्र लिखने के लिए उन्होंने लिख दिया, लेकिन जब हम उनके पात्रों को देखते हैं या उनके साहित्य की और चीजों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है और ना ही कोई ऐसा पात्र को गठन करते समय ऐसा ध्यान रखा है, अपना जो भी कैरेक्टर की प्लानिंग की उन्होंने या डेवलप की है, कि जिससे ये दिखाई दे कि वो परिवार कल्याण की या फैमिली वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। स्पष्ट है? और हाँ, इसका नहीं, उसमें थोड़ी ये पैटर्न सिर्फ रिसर्च। ठीक, अब मान लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद ने परिवार कल्याण पे बात की है, या जिस राइटर पे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसने परिवार कल्याण की बात की है, फैमिली वेलफेयर पे बात की है। ठीक, अगर बात की है, ठीक, अगर बात की है तो हो सकता है
कि उसने जो है कुछ समाधान दिए हों, तो सुझाव संभावनाएं की भी बात करें। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप क्या मानते हैं, कबीर समाज सुधारक हैं। आपने एक हाइपोथेसिस लिखी कि भाई कबीर समाज सुधारक हैं। ठीक, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो है सबसे ज्यादा जाति के आधार पर टिकट दिए गए और जात को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जात को काफी ज्यादा आ रही है। इसलिए मेरी समस्या ये है कि क्या पहले ही ऐसा था तो कबीर जो है वो जाति को लेकर के सबसे ज्यादा एग्रेसिव थे। इसलिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि कबीर जो है वो एक समाज सुधारक है। मैंने ये मान लिया, ये मेरी है। फिर मैंने कबीर के समाज सुधारक व्यक्तित्व पर कितना काम हुआ है उसको देखा। उसके बाद अगर मुझे लगा कि कबीर के समाज सुधारक वाले काम बिंदु पर बहुत काम हो चुका है और कुछ भी नया दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर जो है मैंने उस पर रिसर्च करने का इरादा छोड़ दिया। फिर भी अगर मुझे लगता है कि मुझे रिसर्च करनी है कि कबीर एक समाज सुधारक थे, मेरे उदाहरण हिंदी के इसलिए रहते हैं मैक्सिमम क्योंकि मैं हिंदी का हूँ। अंग्रेजी वालों को अगर जोड़ने में परेशानी हो तो बता दें, मैं अंग्रेजी का उदाहरण भी दे दूंगा। तो अब आपने ये मान लिया कि कबीर समाज सुधारक थे, लेकिन आपको लगा कि नहीं जो है वो फिर भी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिन पे काम किया जा सकता है, तो आपने उसको हाइपोथेसिस को लेकर के काम करना शुरू किया। अपना जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाई कि मैं पहले ये फिर ये इस तरह से काम करूँगा। और काम करने के बाद उसका सीमांकन कर दिया। कबीर में सीमांकन का बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा राइटर लेते हैं तो आप उसका सीमांकन कर देंगे। सीमांकन करने के बाद समाज सुधारक क्या होगा है ये आपको पता है, उसकी डेफिनेशन पता है, इंट्रोडक्शन में आप बता चुके हैं, और इंट्रोडक्शन में आप बता चुके हैं तो आप उसको देखना शुरू किया। लेकिन जब आपने कबीर की जाति धर्म इत्यादि के जब उसके दोहे या पद लिखे या समझे या जाने, तो उसके बाद आपको ये महसूस हुआ कि कबीर जो है सुधारक के रूप में उसने दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वो समस्याओं का समाधान नहीं दे रहे हैं, लेकिन समाज को बहुत अच्छे से जगा रहे हैं, जागरूकता जरूर करा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं देते हैं। तो आपका रिजल्ट होगा कि कबीर जो है वो समाज सुधारक नहीं है, बल्कि समाज द्रष्टा है। समाज में जो भी बुराइयां देख रहे हैं उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आपका रिसर्च पेपर और इसके लेकिन आप जो इसमें प्रमाण क्या होगा, तो आप कबीर कहेंगे कबीर जाति को लेकर ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, और इतनी सारी बातों को करने के बाद भी कबीर कहीं पर भी कोई भी समाधान नहीं दे रहे हैं, तो मैं उन्हें दृष्टा के रूप में स्वीकार करूंगा, ना कि समाज सुधारक के रूप में। आपकी जो परिकल्पना थी वो बदल गई और आपका निष्कर्ष है आपकी परिकल्पना के अनुसार नहीं आया। मतलब ये कि आपने वाकई रिसर्च अच्छे से की, पढ़ा। हाँ बिल्कुल हो सकती है, ये तो हमने मान लिया ना, अभी हमने रिसर्च नहीं की है, हमने मान लिया ऐसा जो परसेप्शन है लोगों का। ये समस्या दूसरी है, ये समस्या ये है कि जो लिटरेचर की रिसर्च है वो पूरे टाइप की रिसर्च हो गई है। रिसर्च गाइड रिसर्च कराना ही नहीं चाहते हैं, बहुत अफसोस है ये कहते हैं। होता क्या है कि हमने अपने दिमाग में बना लिया है। आमतौर पे आप रिसर्च पढ़िए, ठीक है, आप जाइए विश्वविद्यालय, आप लोग लाइब्रेरी में जाके जब रिसर्च पढ़ेंगे, थीसिस पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि वो मान लीजिए एक तो तुलसीदास या कबीरदास, वो उठाएंगे कोई सड़ियल सा कवि है, कहेंगे मौलिक रिसर्च में उठा लिया उन्होंने कवि करण, जिनका एक भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं है, कहीं भूले भटके किसी छोटे मोटे म्यूजियम में उनकी 2 पांडुलिपियां प्राप्त हो गई उनको, तो पूरी रिसर्च उनको कोई किसी ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस भी नहीं लिखे, कहीं एक आध छोटा मोटा वर्णन नहीं किया उनका। तो उन्होंने क्या किया, उस म्यूजियम की वो दोनों प्रतियों के आधार पर उनकी पूरी रिसर्च कर डाली, इनमें रस छंद अलंकार फलाना ठिकाना संवेदना ये वो, और उसके बाद निष्कर्ष पढ़िएगा आप,
मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि आपको हंसी आएगी। कविकरण का मूल्यांकन सही से नहीं हुआ है, नहीं तो ये तुलसीदास से भी बेहतर कवि, इनके जैसा भूतो ना मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ कभी, ना पहले और ना आप कभी जीवन में आप आगे होने वाला है। ये है, मान लीजिए हमारे यहाँ रिसर्च किस तरह से होती है ना, जैसे मैं जो है 2-4 टूटी ऐसी कविता लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं अपने कवि नहीं मानता, ऐसे कभी मन कर गया तो अपना इधर उधर से 2-4 शब्द इधर से ले लिए, 2-4 शब्द उधर से ले लिए और गठजोड़ करके कविता के नाम पे कविता बना दी। कल को मान लीजिए बाई चांस मैंने पढ़ लिया और 2-4 मेरे 1-2 काव्य संग्रह आ गए, तो मेरे किसी प्रेमी व्यक्ति को लगा कि यार अब यदि जी तो चले गए, उनको कैसे अमर करें, तो उसने क्या किया कि मेरे ऊपर रिसर्च करा दिया, ठीक। और जब उसने मेरे ऊपर रिसर्च कराई तो फिर निष्कर्ष भी लिखेगा वो, और वो निष्कर्ष में लिखेगा कि वो तो यदि जी चले गए तो भारतेंदु से भी आगे निपट गए, थोड़ा जल्दी चले गए, नहीं तो उनके जो कविताओं का जो वर्ण विषय है, जो स्वरूप है, जो लय है, जो चित्रात्मकता है, जो संगीतात्मकता है, वो ऐसी संगीतात्मकता बहुत विरले कवियों में ही देखने को मिलती। आगे भी जो है उनके सामने ठहरते हैं। हाँ, अच्छा आपको मजा नहीं आया? देखिए आज की रिसर्च का आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको आपकी रिसर्च का कंक्लूजन वाला पार्ट पहले बता दे रहा हूँ। आपको सिर्फ नाम बदलने लिखना यही है, ठीक है, क्योंकि 90% रिसर्च ऐसे ही कराई जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम बदलना है और जो मैं बोल रहा हूँ उनको एज इट इज लिखते जाइए। और जहां तक आपका प्रश्न है शिवानी जी का, आप देखिए ऐसा है कि कुछ विश्वविद्यालय कहते हैं कि जो जिंदा है उन पर रिसर्च करा दो, उन्हें भी अमर कर दो, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि हम नहीं कराएंगे। हाँ, तो ये विलक्षण यूनिवर्सिटी ये विलक्षण यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है, देखिए बहुत गंभीर बात है, दरअसल है क्या कि CSJM यूनिवर्सिटी में जितने कन्वेनर्स हैं, जितने डीन्स हैं, उन्होंने मिल करके एक अनौपचारिक नियम बना दिया। शिवानी जी सुनिए, आप RTI से मांगिए कि वो नियम दे दीजिए लिखित में कि जीवित व्यक्ति पे रिसर्च नहीं हो सकती। अगर विश्वविद्यालय दे दे तो आप मान लीजिएगा, ना दे दे तो आप जीवित व्यक्ति पे एक RDC में जो है एक सिनॉप्सिस बना के डाल दीजिए। क्या हुआ? हाँ, देखिए आप मुझे छोटी सी बात बताइएगा, मैं विश्वविद्यालय के नियमों की बात नहीं करता, आप मुझे बहुत छोटी सी बात बताइए, आप रिसर्च उस व्यक्ति के लिटरेरी वर्क पे कर रहे हैं या उस व्यक्ति पर कर रहे हैं? आप ये बताइए। वो रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया ना, कुछ विलक्षण यूनिवर्सिटी, ठीक है, उन्होंने ये कर रखा है, और उसी का कारण ये है, मैं आपको बताऊं कि जो वर्तमान साहित्य होता है वो कई बार जो है वो सामने आ ही नहीं पाता, क्योंकि आप घूम फिर के प्रसाद, पंत, निराला, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, इन्हीं पर रिसर्च करते हैं। जी मैडम, नहीं मैडम अभी नहीं आ पाऊंगा, तो देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जो है देखिए मैं आपको एक अच्छा सूत्र बता सकता हूँ कि आपके जो वर्तमान कुलपति महोदय हैं, ठीक है, अगर आप
आप उनको संतुष्ट कर लीजिए कि मैं इस जीवित लेखक पर रिसर्च करना चाहता हूँ, उसका इतना लिटरेरी वर्क है और ये जो है वर्क मतलब डिजर्व करते हैं कि इन पर रिसर्च हो, इतना मटेरियल है इनका और इतना बढ़कर काम इन्होंने किया है, तो आप विश्वास मानिए कि वो आपको इसकी अनुमति देगा। ठीक है, और नहीं तो आप आरटीआई से मांग के देख लीजिए, विश्वविद्यालय नियम दे दे, कहाँ लिखा है या नहीं, तो विश्वविद्यालय दे दे तो वही नियम मान लीजिएगा, बस दे नहीं पाए। कुछ यहाँ पे हाइपोथेटिकल नियम है और बने, ठीक है, तो उस पर बन जाए। खैर हम लोग विषय, तो आप जो है फिर अपना सुझाव दीजिए कि क्या हो सकता है। भाई हम लोग थे इस पर रिसर्च करने गए थे मुंशी प्रेमचंद के परिवार कल्याण में, हो सकता है अब सुझाव कैसे बनता है वो समझिए। हो सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जब अपने सॉल्यूशंस दिए हों या परिवार कल्याण की बात की हो, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हों जो सामान्य रूप से सरकार यदि अपना लेती है तो उन उपायों से बेहतर ढंग से परिवार कल्याण किया जा सकता है बिना कोई उधर उधर मामला भटकाए। ठीक है, तो अगर उनके किसी पात्र के माध्यम से, किसी आलेख के माध्यम से या किसी भी तरह से उन्होंने कोई सुझाव दिया है कि ऐसा है कि भाई देखो, मुझे जहां तक याद आ रहा है प्रेमचंद जी का एक कोई कहानी है या क्या है, उसमें क्या होता है, ग्राम प्रधान है, उसमें शायद चुनाव होता है या उनकी कहानी है या किसी और की है, तो वो कहते हैं कि वहाँ नियम बनता है कि भाई दो संतानें हैं और वही चुनाव लड़ेगा और कोई चुनाव नहीं, या हो सकता है उसमें किसी और की कर रहा हो। तो अब ये समाधान हो गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी ये कह रहे हैं कि जैसे चुनाव है तो वही लोग लड़े जिनके दो संतान, ठीक है ना। अब जैसे दो संतान आएंगे तो बवाल हो जाएगा, अरे ये कैसे हो सकता है, तो उस पर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता और उससे आपको घबराना भी नहीं है, आपको नियम थोड़ी ना बना रहे हैं। आप रिसर्च में सजेशन देते समय घबराइए नहीं, अरे हमने ऐसा लिख दिया तो हमारे दिमाग में क्या था, अरे किसी वामपंथी के पास चली गई तो वो कहेगा अच्छा, अरे किसी दक्षिणपंथी के पास चली गई तो वो कहेगा अरे ये तो वामपंथी है, सब कुछ नहीं। देखिए, अगर शिक्षक जो है चश्मा लगा करके आपकी थीसिस चेक करेगा तो फिर भैया भगवान ही करेगा, वो आपका दुर्भाग्य होगा। अन्यथा होता क्या है कि आपका गाइड और आपका कन्वीनर एक सेट ऑफ एक्सपर्ट्स देता है, उसी में से डीसी जो है टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रख करके कभी भी रिसर्च मत करिए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत रहिए, मैंने पहले भी कहा था, तटस्थ होकर के, और आप बेझिझक आपको लगता है कि अगर लेखक ने कोई कॉन्ट्राडिक्टरी या विवादित सुझाव भी दिया है जो आप सामान्य समाज में विवादित है, कि अरे अगर हमने ऐसा कह दिया तो लोग कहेंगे ये ऐसा कह रहा है, ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, या ये जो है जातियों की बात कर रहा है, या ये मेल फीमेल कर रहा है, ठीक है ना, कोई आपका मत थोड़ी ना है, आपका तो है नहीं, आप आराम से निष्कर्ष में लिखिए, इसमें भी लिखिए अपना जहां पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, और आखिरी में अगर आपको लगता है कि वो सुझाव रेलिवेंट हो सकता है, वो सुझाव समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, उसमें पूर्वाग्रह नहीं है, तो आप लिखिए ना, ये हो सकता है। इसके बाद लास्ट फिर आप यहां पर लिखिए अपनी संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, और बिब्लियोग्राफी में आप कौन सी स्टाइल फॉलो कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। और स्टाइल्स ऑफ बिब्लियोग्राफी आपको पढ़ाई गई होगी मेरा अंदाजा है। तो आजकल पहले क्या होता था, पहले हम सिर्फ बुक्स को या आर्टिकल्स को जो पब्लिश हो चुके हैं उन्हीं रेफरेंसेस के तौर पर यूज करते हैं। आज के समय में हम जो है यूट्यूब का कोई वीडियो हो, गूगल पे कोई वो पढ़ा हो,
ई जर्नल हो गए हैं आपको। अब ई जर्नल है तो उसका रेफरेंस आप कैसे देंगे, तो उसको तो आपको उसी तरह से देना पड़ेगा। तो आप कौन सी स्टाइल फॉलो कर रहे हैं बिब्लियोग्राफी की, वो ध्यान रखिएगा, अपनी गाइड से बात करिएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता था, पहले तो आप APA या शिकागो स्टाइल ये सब से काम चला देते थे, ठीक है ना। और आपको जो गाइड मिलेंगे उसमें 70% तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिब्लियोग्राफी से परिचित नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, देखिए उनकी भी अपनी सीमाएं, अभी भी सिस्टम शुरू हुआ है, तो इसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, आप नेट पे रिसर्च करेंगे कि बिब्लियोग्राफी स्टाइल, तो उसमें पता चल जाएगा। तो आप जो है ऑनलाइन अवेलेबल मैटर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। उनके रेफरेंसेस दे सकते हैं, उन पर बात कर सकते हैं। किसी वीडियो का रेफरेंस देना है, आप वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं कि फलाने वीडियो में ये बात कही है। हाँ, ऐसा कहाँ है, ये किसने लिखा, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। देखिए हिंदी की कन्वीनर है डॉक्टर रेणु जोशी, ठीक है। तो हिंदी में तो आप जो कहिएगा मैं सब शामिल करा, कोई समस्या नहीं। अंग्रेजी वाले अपना मामला समझ लें, ठीक है, संस्कृत वाले समझ लें। तो आज हम लोग फिर यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि आज की क्लास 12:30 से 1:30 थी, ठीक है। हम लोग कल फिर अपना आगे बढ़ेंगे। और जितने लोगों ने रिसर्च पेपर लिखा है, ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिसमें ये सारी चीजें, कितने रिसर्च पेपर इन सारे बिंदुओं को समाहित किए हुए, तो बताइए ऐसे कितने रिसर्च पेपर्स हैं जो ये सारे, मतलब शोध सार से लेकर के सुझाव और संदर्भ सूची, ये सब शामिल किए। तो मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अब रिसर्च पेपर लिखेंगे और उसमें रेफरेंसेस लेंगे किसी एक यूट्यूब के वीडियो का, ठीक है, किसी ऑनलाइन आर्टिकल का, ठीक है। ये सारे रेफरेंसेस लेंगे आपको आदत तो पड़े, ठीक है। हाँ, देखिए आप पहले होता क्या है कि मान लीजिए जैसे आप ये लिख रहे हैं कि 1500 to 2000 वर्ड तक, ठीक, ये आपका जो है उसी रेशियो में लगभग 150 से 200 शब्द, ठीक है। इसमें हाँ बिल्कुल, आप यदि अपना आपके टॉपिक उसके हेडिंग को डालेंगे ही डालेंगे, हाँ एब्स्ट्रैक्ट भी डालिए। जितने भी अच्छे जर्नल्स हैं, आप ये मान करके चलिए कि वो आपसे शोधकार या एब्स्ट्रैक्ट मांगेंगे ही, की टर्म्स मांगेंगे ही, ठीक है। अगर आप किसी अड़ियल सड़ियल तमाम टाइप के चल रहे हैं, आप आर्टिकल भी भेज दोगे तो छाप देंगे। आप रिसर्च पेपर देख के आपको आश्चर्य होगी, 2-2 पेज के रिसर्च पेपर चर्चा करना। आप अगर उस 2 पेज के रिसर्च पेपर पे रहना है तो आपकी मर्जी है। मेरी इच्छा ये है कि आप बेहतर काम करें, जल्दी करें, जहां भी करें, जिसके अंदर करें, ठीक है। तो सभी लोग इस पर एक रिसर्च पेपर लेकर के आइए। हाँ, क्या करें, आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं बस भेज रहा हूँ, हाँ ठीक है। क्योंकि हिंदी वाले सर भी आ चुके हैं, मुझे लगता है